तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार में हमने कल जो वीडियो देखा था उसमें एक सूत्र पढ़ा था तत्र जातः, जो यह बताता है कि उत्पन्न हुआ अर्थ में तद्धित संज्ञक अण आदि प्रत्यय हों तथा अन्य अर्थों में घ आदि प्रत्यय हों, जिसका रूप हमने देखा था स्रौघ्नः। अब यहाँ नवीन सूत्र आता है उसके बाद प्रावृष्ठप। पीछे हमने एक सूत्र पढ़ा था प्रावृषेण्यः, तो वहाँ प्रावृषेण्यः सूत्र में बताया गया था कि कालवाची प्रावृष सुबंत से तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय एण्य प्रत्यय होता है। उसी का यह अपवाद सूत्र है जो यह कहता है कि सप्तम्यंत प्रावृष प्रातिपदिक से जातः इस अर्थ में तद्धित संज्ञक ठप प्रत्यय। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों सूत्रों में जो अंतर है वह यह है कि प्रावृषेण्यः सूत्र के द्वारा कालवाची अर्थ में यदि प्रावृष शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एण्य प्रत्यय होता है, अन्यथा यदि तत्र जातः अर्थ में उसका ग्रहण किया जाता है तो सप्तम्यंत होने के कारण से तत्र जातः इस अर्थ में तद्धित संज्ञक ठप प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो प्रावृषेण्यः सूत्र से हमने प्रावृषेण्यः शब्द की सिद्धि की थी और यहाँ ठप प्रत्यय से प्रावृषिकः शब्द बनता है, पद बनता है। प्रावृषिक का यदि हम विग्रह करें तो लौकिक विग्रह बनता है प्रावृषि जातः। प्रावृषि यानी वर्षा में जाता यानी उत्पन्न होने वाला, या वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला। और इसका यदि हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो प्रावृषि सप्तम्यंत पद है, तो सप्तम्यंत होने के कारण से प्रावृष मूल पद से शब्द से गी प्रत्यय किया जाता है, तब अलौकिक विग्रह बनता है। अब इस प्रावृष प्लस गी इस अवस्था में तत्र जातः इस अर्थ में सर्वप्रथम हम विधायक सूत्र द्वारा प्रत्यय का विधान करते हैं। तो प्रावृष्ठप सूत्र से सप्तम्यंत समर्थ सुबंत प्रावृष प्लस गी से ठप प्रत्यय हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है प्रावृष प्लस गी प्लस ठप। अब ठप प्रत्यय लगने के बाद पूरा शब्द तद्धितांत हो जाता है, अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत होने के कारण पूरे शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तदुपरांत सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक में स्थित सुप का लुक निर्देश किया जाता है। तो सुप हमारे पास है गी विभक्ति, तो उस गी विभक्ति का लुक हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है प्रावृष प्लस ठप। अब यह कार्य करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा और सुप का लुक करने के बाद हम प्रत्यय में कार्य करते हैं। तो प्रत्यय में हम देखते हैं कि अंतिम हल वर्ण है ठप में, तो अंतिम हल की नित्य इत संज्ञा का विधान है हलंत्यम सूत्र से। तो अंतिम हल वर्ण ठप के पकार का लोप हो जाता है, तब हमारी स्थिति बनती है प्रावृष प्लस ठप। और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, तब तस्य लोपः सूत्र से अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होने के कारण उसका लोप हो गया, तब हमारी स्थिति बनी प्रावृष प्लस ठ। तदुपरांत
थस्येकः एक सूत्र पीछे आया है अपत्य अधिकार में, जो यह कहता है कि अंग से परे ठ को एक आदेश होता है। तो अंग, जैसा हम पूर्व में भी कई बार अंग संज्ञा का सूत्र बता चुके हैं या देख चुके हैं, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम, जिससे भी प्रत्यय का विधान किया जाए उस प्रत्यय से पूर्व वर्ण समुदाय की अंग संज्ञा होती है। तो हमने प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया था, अतः प्रातिपदिक की अंग संज्ञा होती है, और उस अंग से परे ठ को एक आदेश का विधान बताया गया है, तब हमारी स्थिति बनती है प्रावृष प्लस इक। और संयोग कर देंगे तो प्रावृषिक शब्द बन जाएगा, क्योंकि प्रावृष का शकार हल वर्ण है, अतः उसमें एक का संयोग करेंगे तो प्रावृषिक शब्द बनेगा। अब यह तद्धित का एक नवीन शब्द बन गया। तदुपरांत शब्द से पद बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम सुऔजस, सुपः, प्रत्ययः, परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों की सहायता से प्रातिपदिक प्रावृषिक के से परे द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है। तब हमारी स्थिति बनती है प्रावृषिक प्लस सु। अब सु चूंकि सूत्रों से प्राप्त हुआ है, अतः उपदेश है, अतः उपदेश होने के कारण उपदेशेजनुनासिक सूत्र यह बताता है कि उपदेश में स्थित अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। तो सु में उ अनुनासिक अच है, अतः उसकी इत संज्ञा हुई। तदुपरांत जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप विधान तस्य लोपः सूत्र से बताया गया है, अतः उ का तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। तब हमारी स्थिति बनती है प्रावृषिक प्लस स। अब पदांत सकार होने के कारण ससजुस रू सूत्र से पदांत सकार को रू आदेश हो जाता है। तब हमारी स्थिति बनती है प्रावृषिक प्लस रू। अब रू भी चूंकि उपदेश है, सूत्र से उपदेश है, जनुनासिक तो सूत्र से उसकी प्रवृत्ति हुई है, अतः उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से रू में स्थित अनुनासिक अच उकार की इत संज्ञा होती है, और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप होता है। तब हमारी स्थिति बनती है प्रावृषिक प्लस र। अब र चूंकि विराम में स्थित है, विराम से तात्पर्य जिसके बाद में कोई भी वर्ण न हो, ऐसी स्थिति होने के कारण उसको हम विराम कहते हैं। जैसा कि हम हिंदी आदि में पूर्ण विराम, अर्ध विराम, दो चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम यानी उसके बाद कोई किसी प्रकार का कोई वर्ण न हो। तो ऐसी स्थिति में विरामोवसानम सूत्र से विराम में स्थित वर्ण की अवसान संज्ञा बताई जाती है। तो यहाँ विराम में स्थित होने के कारण रेफ की अवसान संज्ञा हो जाती है, और खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग कार्य होता है। तब हमारी स्थिति प्रावृषिकः, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से हम निरंतर देखते रहते हैं कि कार्य करने के लिए या अधिक अच्छी तरह से याद रखने के लिए हमने क्या क्या प्रक्रिया अपनाई, उसका यदि हम अच्छी तरह से अवलोकन करते रहें तो हमारा कार्य बहुत सुगम हो जाता है।
चिरकालिक स्मरणीय रहता है। बार बार यही प्रवृत्ति हम जब अपनाते रहते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की रूप सिद्धि करने में कहीं कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है। धन्यवाद।